मीरा को गोली मार दी गई थी और अर्जुन पूरी तरह से टूट चुका था। वहीं उसके दुश्मन बैठे मुंबई में बर्बादी का जश्न मना रहे थे। अब क्या करेगा अर्जुन, जानेंगे आज के एपिसोड में। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं हर महीने एक एक्टिंग की वर्कशॉप लगाता हूं। तो अब की बार जो हमारी वर्कशॉप है ये 10 अप्रैल से शुरू होने जा रही है और ये 10 दिन की रहने वाली है। ये वर्कशॉप होगी गोवा के अंदर। अगर आप भी एक्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप भी हमारी जैसी कहानियां बनाना चाहते हैं और नई फिल्मों में आना चाहते हैं, तो आप लोग भी इस एक्टिंग वर्कशॉप में आ सकते हैं। अगर आपके पास कोई बच्चे हैं तो आप उनको भी भेज सकते हैं। 18 से उम्र ऊपर होनी चाहिए और ये 10 दिन की वर्कशॉप रहेगी, गोवा में रहेगी। और इसकी फीस रहेगी 30,000 रुपये। इसमें आपका जो खाने का और रहने का है वो सिर्फ कुछ भी नहीं लगेगा, वो सब हमारी तरफ से होगा। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर जरूर संपर्क करें। दोस्तों, एपिसोड नंबर 28 द साइलेंट मिलियनेयर कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। दोस्तों, ये कहानी एक दो दिन में खत्म होने वाली है और हमारी नई कहानी काला जादू, हमारी हॉरर की कहानी एक दो दिन में ही शुरू हो जाएगी। और साथ ही हमारी एक और नई कहानी भी शुरू होने जा रही है। तो आप लोग चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा बने रहिए और नई नई कहानियों का आनंद लेते रहिए। चलिए शुरू करते हैं कहानी। वहीं उधर मुंबई में दोपहर का वक्त हो चुका था। पंडित जी ने आखिरी पाठ को पूरा करके भारी मन से कहा, जगदीश जी, अब बेटिया की आखिरी यात्रा का समय हो गया, आरती उठाइए। यह शब्द सुनते ही विला में एक बार फिर चीखों का सैलाब आ गया। अर्जुन के माता पिता नर्ज अग्निहोत्री और शालिनी अग्निहोत्री, जो खबर सुनते ही उसकी हालात भूलकर बदवाहस दौड़े आए थे, वो भी वहां मौजूद थे। शालिनी माँ मीरा की लाश के पास बैठी दहाड़े मार कर रो रही थी। उन्होंने मीरा की शांत पड़ी बॉडी की तरफ देखकर रोकर कहा, मेरी बच्ची, अभी तो तूने हमारे घर की दहलीज पर कदम रखा था, ये तुझे किसकी नजर लग गई? वहीं नीरज अग्निहोत्री ने अपने बेटे अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। उनका अपना दिल फट रहा था, लेकिन एक बाप होने के नाते अपने बेटे को संभालना था, इसलिए उन्होंने रोकर अर्जुन से कहा, अर्जुन, उठ मेरे बच्चे, मीरा को विदा करने का वक्त आ गया है। लेकिन अर्जुन ने कोई हरकत नहीं की। उसकी आंखें अभी भी उसी तरह खुली हुई थी। तभी दादाजी आगे आए। उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़ा और जोर से खींचकर कहा, उठ अर्जुन, एक पति का आखिरी फर्ज निभा, इसे अग्नि तुम्हें ही देनी पड़ेगी। दादाजी की आवाज में कठोरता और दर्द दोनों थे। तभी अर्जुन एक रोबोट की तरह खड़ा हुआ। चार लोगों ने अर्थी को कंधा दिया और अर्जुन सबसे आगे था। अर्थी विला के दरवाजे से बाहर निकली और पूरा आसमान जैसे मातम में रो रहा हो। लेकिन तभी अर्जुन ने अर्थी को बाहर शमशान घाट की तरफ लेकर जाने से मना कर दिया। अर्जुन की आवाज, जो कल रात से बंद थी, वह अचानक बहुत ही खुरदरी, भारी और मरे हुए इंसान जैसी गूंज गई। उसने सभी को रोक कर कहा, मेरी मीरा कहीं नहीं जाएगी, वो मेरे घर पर रहेगी, हमेशा। उसकी ये बात सुनकर सब लोग सन रह गए। तभी अर्जुन ने पंडित जी और गार्ड्स को और इशारा करके कहा, विला के पीछे जो जमीन है वो मेरा प्राइवेट बगीचा है, मेरे मीरा का अंतिम संस्कार वहीं होगा। तभी आगे से पंडित जी ने कुछ कहने की कोशिश करके कहा, लेकिन बेटा, घर के आंगन में। लेकिन तभी अर्जुन ने उनको बीच में ही काट कर कहा, मैंने जो कहा वो कीजिए। अर्जुन की उस मरे हुए इंसान जैसी दहाड़ इतनी खौफनाक थी कि कोई भी उससे बहस नहीं कर सका। विला के पीछे एक बहुत बड़ा और हरा भरा बगीचा था, जहां मीरा को अक्सर टहलना पसंद था। वहीं पर चंदन की लकड़ियों से एक सजाई गई चिता और मीरा के पार्थिव शरीर को उसी पर लिटाया गया। यशोदा माँ और ताऊ जी ने आखिरी बार अपनी बेटी का चेहरा देखा और बेहोश होकर गिर पड़े। तभी पंडित जी ने अर्जुन के हाथ में अग्नि की मशाल दी और कहा, मुखाग्नि दीजिए बेटा। अर्जुन ने उस मशाल को पकड़ा और उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। वो बिल्कुल सुन्न था। उसने एक टक अपनी मीरा के उस शांत चेहरे को आखिरी बार देखा। उसके दिल में क्या चल रहा था वो कोई नहीं पढ़ सकता था। अर्जुन ने आगे बढ़कर वो मशाल चंदन की लकड़ियों पर रख दी। आग भड़क उठी और लपटों ने धीरे धीरे उस कफन को और मीरा के शरीर को अपनी आगोश में ले लिया। आग की उन तेज लपटों की रोशनी अर्जुन की उन पथराई हुई आंखों में चमक रही थी। तभी दादाजी, नीरज, पापा और शालिनी माँ, सबने अर्जुन को गले लगाने की और सांत्वना देने की बड़ी कोशिश की। लेकिन अर्जुन का शरीर किसी लोहे की मूर्ति की तरह हो गया था।
वो किसी की बात नहीं सुन रहा था, किसी को देख नहीं रहा था। कुछ ही घंटों में मीरा का शरीर राख में बदल गया। उसी दिन अर्जुन ने मुंबई के सबसे बड़े आर्किटेक्ट को बुलाया और उस जमीन पर जहां चिता जली थी, रातों रात सफेद संगमरमर का एक बहुत खूबसूरत और शानदार मकबरा बनवा दिया। वो मकबरा अर्जुन के बेडरूम के बालकनी से बिल्कुल साफ दिखाई देता था। इसके बाद जब लोग विला के अंदर लौट आए तो अर्जुन किसी से कुछ कहे बिना ही, किसी की तरफ देखे बिना ही सीढ़ियां चढ़कर ऊपर अपने बेडरूम में चला गया। उसने कमरे का भारी दरवाजा अंदर से लॉक किया। क्लिक। तभी शैलेनी माँ ने दरवाजा पीट कर रोने लगी। उन्होंने दरवाजा पीट कर कहा, अर्जुन, दरवाजा खोल बेटे, ऐसे अकेले मत रहे। वहीं नीरज और दादाजी ने बड़ी कोशिश की, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। बेडरूम के अंदर कमरे का नजारा किसी डरावने सपने जैसा था। वो बिस्तर जिस पर कुछ दिन पहले फूलों की सेज सजी थी, आज वो सूना पड़ा था। बालकनी के उस शीशे पर जहां मीरा का खून गिरा था, अर्जुन ने उसे साफ नहीं करने दिया। वो खून के सूखे हुए धब्बे वैसे के वैसे थे। कमरे के सामने की दीवार पर मीरा की एक बहुत बड़ी और आदम का तस्वीर लगी थी। उस तस्वीर में मीरा अपने लाल जोड़े में मुस्कुरा रही थी। अर्जुन कमरे के कोने में और उस तस्वीर के बिल्कुल सामने जमीन पर बैठ गया। उसकी तस्वीर पर आंखें टिक गई। ना वो रोया, ना उसने कुछ तोड़ा फोड़ा। वो बस अजीब सी खामोशी में डूब गया। ऐसे दिन बीतने लगे। पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा, आठवां दिन। विला नंबर 360 में हर रोज ताऊ जी, यशोदा माँ, दादाजी और अर्जुन के माता पिता आते। वो दरवाजे के बाहर खड़े होकर अर्जुन को बुलाते और उसे खाने पीने के लिए कहते, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। अर्जुन के ये हालात देखकर शालिनी माँ रो रो कर पागल हो रही थी। उन्होंने कितनी बार नीरज से कहा था, मेरा बेटा अंदर मर जाएगा, दरवाजा तोड़ दीजिए प्लीज, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसे भी जगदीश ने भी एक दो बार मास्टर की से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने अंदर से दरवाजे के सामने भारी अलमारी सरका दी थी। वो किसी को अंदर नहीं आने देना चाहता था। कमरे के अंदर अर्जुन की हालात अब किसी इंसान जैसी नहीं रही। उसका रंग काला पड़ने लगा था। वो गोरा और हैंडसम लड़का जिसके चेहरे पर हमेशा एक तेज रहता था, अब वो धूप और ताजी हवा के बिना पीला और सांवला होने लगा था। उसके चेहरे पर भारी और बेतरतीब दाढ़ी उगाई थी, बाल उलझ चुके थे, आंखों के नीचे गहरे काले खौफनाक डार्क सर्कल आ गए थे। उसने खाना पीना पूरी तरह छोड़ दिया था। उसने कमरे में रखा हुआ फ्रिज उसने शराब से भर लिया था। अब उसके कमरे में सिर्फ एक ही चीज थी, अर्जुन दिन रात 24 घंटे बस दारू पीता रहता, और वो एक के बाद एक वोडका विस्की की बोतलें खाली करता और उन्हें जमीन पर फेंक देता। पूरे कमरे का फर्श कांच की बोतलों से भरा हुआ था। शराब के नशे में धुत होकर वो तस्वीर के सामने बैठा रहता। कभी कभी नशे में उसे ऐसा लगता कि मीरा तस्वीर से बाहर आ गई है। तभी अर्जुन ने नशे में हकलाकर हवा में ही हाथ बढ़ाकर कहा, तुम आ गई मीरा। मुझे पता था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आओ, मेरे पास बैठो। लेकिन जब उसका हाथ खाली हवा को छूता तो फिर से एक और शराब की बोतल खोल लेता। मुंबई का वो किंग, अग्निहोत्री एम्पायर का वो वारिस, आज शराब के नशे में अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर एक भिखारी और एक जिंदा लाश की तरह सड़ रहा था। ऐसे ही धर्म के अनुसार मरने के 13वें मतलब रस्म की आत्मा की शांति के लिए बहुत बड़ा पाठ और पूजा रखी जाती। अब जब मौत की 13वें दिन बीत चुके थे, तब विला नंबर 360 के लॉन में एक बहुत बड़ा शमियाना लगा हुआ था। मुंबई के बड़े बड़े पंडित, राजनेता, करीबी रिश्तेदार शोक सभा में आए थे और सबने सफेद कपड़े पहने थे। ताऊ जी और नीरज अग्निहोत्री लोगों से हाथ जोड़कर मिल रहे थे, लेकिन उनकी आंखें बार बार उस बेडरूम के अंदर बंद पड़े दरवाजे की तरफ जा रही थी। ताऊ जी ने दादाजी से रोते हुए कहा, आज मीरा की 13वीं है हुकुम। अगर आज भी अर्जुन बाहर ना आया तो हम अपनी बच्ची का आखिरी पूजा कैसे पूरी करेंगे। वहीं दादाजी की आंखें डबडबाई हुई थी। उन्होंने फिर से कठोरता से कहा, अगर वो आज बाहर नहीं आया तो मैं खुद ये दरवाजा तोड़ दूंगा। लेकिन तभी दोपहर के ठीक 12 बजे सीढ़ियों के ऊपर वाले कॉरिडोर में लॉक खुलने की क्लिक की आवाज आई। यह आवाज सुनते ही पूरे लॉन में अचानक सन्नाटा छा गया। सब लोगों की नजरें अचानक जाकर रुक गई सीढ़ियों पर, और तभी अर्जुन का बेडरूम का भारी दरवाजा धीरे धीरे खुला। 13 दिन के उस भयानक और गुप्त अंधेरे के बाद अर्जुन कमरे से बाहर निकल गया। उसे देखते ही नीचे खड़ी शालिनी माँ और यशोदा माँ के मुख से एक चीख निकल गई। दादाजी और नीरज के पैरों तले की भी जमीन खिसक गई। ये वो अर्जुन अग्निहोत्री नहीं था
जिसे मुंबई जानती थी। ये कोई भूत या जिंदा लाश जैसा ज़ॉम्बी लग रहा था। उसने वही 13 दिन पुराने मीरा के खून से कपड़े हुए सने कपड़े से पहने थे। उसके गाल अंदर की तरह धंस चुके थे। उसकी मूछें बढ़कर उसके होठों तक आ गई थी। उसकी आंखों में वो चमक और खौफनाक तेज पूरी तरह से मर चुका था। उन आंखों में अब सिर्फ शराब का नशा, लाल डोरे और एक अंतहीन खालीपन था। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से एक शराबी की तरह सीढ़ियां उतरने लगा। उसके शरीर से शराब की तेज बदबू आ रही थी, लेकिन फिर भी शालिनी माँ दौड़कर उसके पास गई और उसे गले लगाकर बोली, अर्जुन, मेरे बच्चे। लेकिन अर्जुन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने अपनी माँ को गले नहीं लगाया। वो बस उन्हें एक खाली नजर से देखता रहा। वो धीरे धीरे चलता हुआ उस हवन कुंड के पास आ गया जहां मीरा की शांति का पाठ चल रहा था। वो वहीं जमीन पर धड़ाम से बैठ गया। पंडित जी ने उसके हाथ में हवन सामग्री दी। अर्जुन ने बिना कुछ बोले, बिना कोई मंत्र पढ़े, वो सामग्री आग में डाल दी। उसकी आंखें उस आग की लपटों को घूर रही थी और उसका दिमाग अभी शराब के उस गहरे नशे में था। वहां मौजूद मुंबई के सभी बड़े बड़े लोगों ने अर्जुन की हालात देखी और सब लोग फुसफुसाने लगे थे। एक मोटे आदमी ने, जो देखने में बड़ा रईस लग रहा था, उसने धीरे से फुसफुसा कर कहा, ओह, ये बेचारा अर्जुन तो प्यार प्यार में पागल हो गया है। तभी एक और आदमी ने कहा, अब अग्निहोत्री एम्पायर का क्या होगा? इनका वारिस तो अब भिखारी बन चुका है। एक और आदमी ने कहा, ये लड़का अब कभी वापस अपनी गद्दे पर नहीं बैठ पाएगा। वो लोगों को अर्जुन के हालात पर तरस नहीं आ रहा था। साथ ही वो लोग अगले वारिस को लेकर आपस में गॉसिप करने लगे थे। इसी समय उधर विला नंबर 3 के बाहर सड़क के उस पार खड़ी एक काली रंग की साधारण सी गाड़ी में निजाम के 2 जासूस बैठे हुए थे। उन्होंने अपने हाई रेजोल्यूशन कैमरों से अर्जुन की वो हालात, उसकी दाढ़ी, उसके खून से सने कपड़े और उसके लड़खड़ाते कदमों की तस्वीरें और वीडियोज रिकॉर्ड कर लिए। उन्होंने तुरंत वो वीडियो एक एनक्रिप्टेड सर्वर के जरिए हैदराबाद भेज दिए। इसी समय उधर हैदराबाद के खुफिया किले में निजाम और पारस एक बड़ी सी स्क्रीन के सामने बैठे थे। स्क्रीन पर अर्जुन की वो हालात और उसकी 13वीं वाली तस्वीरें चल रही थी। पारस उन तस्वीरों को देखकर पागलों की तरह ठाके मारकर हंसने लगा। उसने हंसकर कहा, निजाम अंकल, देखिए इसे, देखिए मुंबई के बादशाह को। ये कुत्ता अब शराब के नशे में अपनी ही नाली में सड़ रहा है। मैंने कहा था ना अंकल, मैंने कहा था ना कि मैंने इसकी कमर तोड़ दी है। ये अब कभी नहीं उठ पाएगा। पारस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे अपनी बेइज्जती का बदला मिल गया था। वहीं उसकी बात सुनकर, तस्वीरें देखकर निजाम के चेहरे पर भी एक गहरी और शैतानी मुस्कान आ गई। निजाम ने अपनी दाढ़ी सहलाकर कहा, लड़का सच में टूट गया है। जो इंसान 13 दिन तक अपनी बीवी के लाश के खून वाले कपड़े पहनकर शराब पीता रही, उसका दिमाग अब काम नहीं कर सकता और डिप्रेशन के आखिरी स्टेज पर है। उसकी यह बात सुनकर आगे से पारस ने अपना वाइन का ग्लास उठाया और कहा, तो अब अगला कदम क्या है अंकल? अब हम मुंबई पर सीधा हमला कर दे, अग्निहोत्री एम्पायर का लीडर लेस उस एम्पायर को। अब हम सारा बिजनेस हड़प लेंगे। लेकिन तभी आगे से निजाम ने अपने तजुर्बे से कहा, नहीं पारस, इतनी जल्दी नहीं। रणविजय अग्निहोत्री अभी जिंदा है। वो बूढ़ा शेर खतरनाक है। अर्जुन बेशक एक शराबी बन गया, लेकिन तब तक वो बूढ़ा जिंदा है। उसकी शैडो आर्मी हमारे लिए खतरा है। यह कहकर निजाम ने अपनी आंखें सिकोड़े और बड़ा खौफनाक फरमान सुनाकर कहा, अर्जुन को अपने ही गम में इस शराब के नशे में तिल तिल मरने दो। उसे अपनी उस मीरा की यादों में सड़ने दो। जब वो पूरी तरह कमजोर हो जाएगा, तब उसके शरीर में अपनी पिस्तौल उठाने की हिम्मत नहीं बचेगी। तब हम मुंबई जाएंगे। यह कहकर निजाम ने स्क्रीन पर अर्जुन की उस मुर्दा आंखों वाली फोटो को घूर कर कहा, हम उसे उसी के घर में, उसी के पत्नी के मकबरे के पास उस कुत्तों की मौत मारेंगे और उसके बाद अग्निहोत्री एम्पायर हमेशा के लिए हमारा होगा। इसी के साथ दोनों शैतान अपने जीत के जश्न में डूब गए। उन्हें पूरा यकीन हो गया कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन अर्जुन अग्निहोत्री अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है। वहीं उधर 13वीं के उस भयानक दिन के बाद विला नंबर 360 का माहौल और भी ज्यादा घुटन भरा हो गया था। अर्जुन जो एक बार अपने कमरे में वापस गया, फिर उसने बाहर की दुनिया से सारा नाता तोड़ दिया। मुंबई की सड़कों पर अग्निहोत्री एम्पायर के शेयर्स गिर रहे थे। माफियाओं में कानापोशी शुरू हो गई थी। लेकिन उस बंद कमरे के अंदर अर्जुन को किसी चीज की कोई परवाह नहीं थी।
कमरे का नजारा किसी खंडर से बदतर हो गया था। चारों तरफ शराब की खाली बोतलें, टूटे हुए कांच के टुकड़े और सिगरेट की राख बिखरी पड़ी थी। भारी मखमली पर्दों से खिड़की को ऐसे ढका कि सूरज की एक किरण भी अंदर ना आ पाए। कमरे में दिन और रात का कोई फर्क नहीं रह गया, और इस अंधेरे के बीच बीच अर्जुन बैठा था। वो फर्श पर दीवार के सहारे टिका हुआ, उसकी नजरें सामने दीवार पर लगी मीरा की उस आदम का तस्वीर पर जम गई थी। उस तस्वीर में मीरा अपने लाल जोड़े में मुस्कुरा रही थी, और अर्जुन उसे देखकर अपनी शराब की बोतल हलक में लगा लेता था। अर्जुन नशे में धुत लड़खड़ाती जबान में उस बेजवान तस्वीर से बातें करता। तुम मुस्कुरा रही हो ना मीरा? तुम्हें पता है, जब तुम हंसती हो ना, तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत लगती है। मुझे छोड़कर मत जाना, मैं जी नहीं पाऊंगा। कहते कहते शराब की आधी बोतल वो एक सांस में पी जाता और फिर खांसते हुए वहीं फर्श पर लुढ़क जाता। उसका वो गठीला और फौलादी शरीर अब कमजोर और ढीला पड़ने लगा था। आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे और भी गहरे होते जा रहे थे। वो किसी हॉरर फिल्म के भूत जैसा लगने लगा था। नीरज अग्निहोत्री और शालिनी माँ अपने बेटे की यह दुर्दशा देख नहीं पा रहे थे। जिस बेटे को उन्होंने 21 साल तक अनाथ आश्रम में दूर रखकर इसी दिन के लिए तैयार थोड़ी किया था, वो एक दिन राजा बनेगा। वो सोच रहे थे, और आज वो कैसे भिखारियों की जैसे जिंदगी जी रहा था। एक दिन सुबह सुबह नीरज और शालिनी ने जगदीश जी से मास्टर की लेकर अर्जुन के कमरे के दरवाजे को खोला। कमरे के अंदर जाते ही वहां की शराब और उल्टे की बुदबुद से शालिनी माँ का जी मिचलाने लगा। लेकिन एक माँ का दिल अपने बेटे के लिए हर बदबू सह सकता है। उन्होंने देखा कि अर्जुन फर्श पर पड़ा है, उसके हाथ से खून रिस रहा है, क्योंकि वो कांच के टुकड़े पर लेटा हुआ है, लेकिन उसे दर्द का कोई एहसास नहीं था। शालिनी माँ ने रोकर उन्होंने अर्जुन का सिर अपनी गोदी में रखकर बोली, हे भगवान, मेरे अर्जुन की यह हालात क्या हो गई? अर्जुन, आंखें खोल बेटा, देख देख तेरी माँ आ गई है। तभी उनकी आवाज सुनते ही अर्जुन ने भारी पलकों से अपनी माँ को देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई पहचान, कोई भाव नहीं। वो बिल्कुल सुन था। तभी नीरज अग्निहोत्री ने तुरंत घर के 4 नौकरों को बुलाया। उन्होंने अपनी भारी आवाज में नौकरों को ऑर्डर देकर कहा, जल्दी से इस कमरे की सफाई करो। एक सारे कांच के टुकड़े और शराब की बोतलें यहाँ से बाहर फेंको। पर्दे खोलो। उनका ऑर्डर पाते ही नौकरों ने तुरंत सफाई शुरू कर दी। वहीं नीरज और 2 गार्ड्स ने मिलकर अर्जुन को फर्श से उठाया, और अर्जुन ने कोई विरोध नहीं किया। वो किसी रबर की गुड़िया की तरह उनके हाथों में झूल रहा था। उसमें खुद से खड़े होने की ताकत भी नहीं बची थी। तभी नीरज ने गार्ड से कहा, इसे बाथरूम में ले जाओ और अच्छे से नहला कर लाओ। उनका ऑर्डर पाते ही गार्ड्स ने अर्जुन को बाथरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ा कर दिया और ठंडा पानी चला दिया। पानी उसके सिर से बहता हुआ उसके शरीर पर गिर रहा था। गार्ड्स ने उसे साबुन से नहलाया, उसके कपड़े बदले और उसे एक साफ सुथरा ट्रैक सूट पहनाकर वापस कमरे में बिस्तर पर बैठा दिया। अर्जुन ने पूरी तरह से प्रक्रिया में अपना हाथ तक नहीं लगाया, और बस एक जिंदा लाश की तरह सब कुछ होने दे रहा था। वहीं इसका कमरा अब साफ हो चुका था, लेकिन अर्जुन के अंदर का अंधेरा साफ नहीं हुआ था। शालिनी माँ अपने हाथों से एक खाने की थाली भी लेकर आ गई। उन्होंने अर्जुन की आंखों में देखकर कहा, बेटा, तूने कई दिनों से एक अन्न का दाना भी नहीं खाया। तेरा शरीर सूख गया है। ले अपनी माँ के हाथ से थोड़ा खाना खा ले। ये कहकर शालिनी ने रोकर मुंह से पास एक निवाला ले गई। वहीं अर्जुन की नजरें अभी भी मीरा की उसी तस्वीर पर थी। अर्जुन ने एक बहुत ही कमजोर और टूटी हुई आवाज में पूछा, मीरा ने खाना खा लिया? उसकी यह बात सुनते ही शालिनी फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने अर्जुन को समझाने की कोशिश करके कहा, बेटा बेटा, मीरा जा चुकी है, वो कभी नहीं आएगी। लेकिन तुझे अपने लिए, हमारे लिए तो जीना होगा ना बेटा। लेकिन तभी आगे से अर्जुन ने बड़बड़ा कर कहा, वो कहीं नहीं गई है, वो यहीं पर है। ये कहकर उसने अपना मुंह बंद कर लिया। तभी शालिनी माँ ने रोककर जबरदस्ती अर्जुन का मुंह खोला और वो निवाला उसके मुंह में डाल दिया। अर्जुन ने बिना किसी स्वाद की, किसी मशीन की तरह उसे चबाया और निकल गया। उस दिन के बाद यही रूटीन बन गया। ऐसे 10 दिन और निकल गए। मीरा की मौत को अब लगभग 1 महीना होने वाला था। इन 10 दिनों में अर्जुन ने खुद तो ना तो पानी पिया और ना ही किसी को एक शब्द बोला। शालिनी माँ रोज दोपहर को आती, उसके पास घंटों बैठकर रोती, उसे अपने हाथों से एक वक्त का खाना खिलाती और चली जाती। और जैसे ही वो जाती, अर्जुन अपने बिस्तर के नीचे छुपाई हुई शराब की बोतल निकालता और उसे पीकर फिर से उस तस्वीर के सामने सुन्न होकर बैठ जाता। ताऊजी और यशोदा माँ तो
अब अर्जुन के कमरे की तरफ आते भी नहीं थे, क्योंकि उसे इस हालात में देखकर उनकी रही सही हिम्मत भी टूट जा रही थी। वहीं शैडो आर्मी के कमांडोज बाहर पहरा दे रहे थे, लेकिन उनका मनोबल पूरी तरह से गिर चुका था। उनका वो महाकाल कमांडर अब एक शराबी बन चुका था। मुंबई के इस सन्नाटे से एक एक रिपोर्ट, पल पल के खबर हैदराबाद के उस अंडरग्राउंड किले में बैठे निजाम और पारस तक पहुंच रही थी। निजाम ने मुंबई में अपने सबसे टॉप के जासूस को विला नंबर 360 के नौकरों के बीच प्लांट कर दिया था। एक दिन निजाम के लैपटॉप पर मुंबई से एक वीडियो कॉल आई। कॉल पर विला नंबर 360 का एक बिका हुआ नौकर था, जो छुपकर वीडियो दिखा रहा था। नौकर ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, गॉडफादर, मैंने अर्जुन को देखा है। उसकी माँ उसे एक बच्चे की तरह हाथों से खाना खिलाती है। वो खुद से खड़ा भी नहीं हो पाता। वो 24 घंटे नशा रहता है और वो अब पागल इंसान बन चुका है। उसका दिमाग करना बंद काम कर चुका है। आगे से निजाम ने अर्जुन की वो बेबस दाढ़ी वाली और नशे में धुत शक्ल देखी और फिर कॉल कट गई। कॉल कटने के बाद निजाम ने एक बहुत ही गहरी और संतुष्टि भरी सांस ली। निजाम ने अपनी राजसी कुर्सी से उठकर कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है, अर्जुन अग्निहोत्री अब कभी नहीं उठेगा। उसका खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया। वो अंदर से मर चुका है, बस उसकी सांसें चल रही हैं। वहीं पारस, जो कमरे में बैठा अपनी पिस्तौल साफ कर रहा था, उसकी ये बात सुनकर वो खुशी से उछल पड़ा। उसने खुशी में झूम कर कहा, तो फिर इंतजार किस बात का निजाम अंकल? अर्जुन को खत्म कर देते हैं। रणविजय अग्निहोत्री अपने प्यारे पोते की हालात देखकर टूट चुका है। इंडिया का वो अग्निहोत्री एम्पायर अब बिना किसी राजा के अनाथ पड़ा है। यही वक्त है कि गद्दी पर कब्जा कर ले। पारस की आंखों में वो दौलत, वो रुतबा और अग्निहोत्री नाम वापस पाने की भूख साफ दिखाई दे रही थी। तभी निजाम ने एक शैतानी मुस्कान के साथ पारस के कंधे पर हाथ रखा। उसने पारस की आंखों में देखकर कहा, तुम सही कह रहा पारस। अब शिकार को तड़पाने का वक्त खत्म हुआ। अब उसकी गर्दन काटने का वक्त आ गया है। निजाम की आवाज में खौफनाक गुरूर था। इसके बाद निजाम अपने अड्डे पर एक बहुत ही बड़े नक्शे की तरफ इशारा करके बोला, अर्जुन तो इस शराबी बन चुका है, लेकिन उसका दादा वो बूढ़ा शेर रणविजय अग्निहोत्री अभी भी मेन मेंशन में बैठा है। जब तक वो बूढ़ा जिंदा है, जब तक उसकी उंगलियों में पावर ऑफ अटर्नी की ताकत है, तब तक तू लीगली अग्निहोत्री एम्पायर का मालिक नहीं बन सकता। निजाम रणविजय अग्निहोत्री को बहुत अच्छी तरह जानता था। उसकी ये बात सुनकर आगे से पारस ने परेशान होकर उससे पूछा, तो मैं क्या करूं? तब निजाम अपनी तिजोरी की तरफ गया और उसने वहां से सिर्फ और एक्सप्लोसिव्स और ऑटोमेटेड हथियारों से बड़ा एक जखीरा बाहर निकाला। निजाम ने वह हथियार पारस के सामने रखकर कहा, मैं तुझे मुंबई भेज रहा हूं पारस, और तू अकेला नहीं जाएगा। मैं अपने 100 सबसे खूंखार, बेरहम और इंटरनेशनल ट्रेनिंग किए हुए मर्सनरीज के साथ भेज रहा हूं। ये वो कुत्ते हैं जो पैसों के लिए किसी भी फौज को काट सकते हैं। उसकी ये बात सुनकर पारस का सीना घमंड से फूलने लगा। उसने मुस्कुराकर पूछा, मुझे क्या करना होगा अंकल? तभी आगे से निजाम ने अपनी खूनी आंखें पारस पर गड़ाकर कहा, तेरा मिशन बहुत सीधा है। तू मुंबई जाएगा, तो सीधे उस अग्निहोत्री मेन मेंशन पर हमला करेगा। रणविजय अग्निहोत्री को, उस पुराने थके हुए गार्ड्स को काट डालना, उस बूढ़े रणविजय की बंदूक की नोक पर रखना और उसे पूरे अग्निहोत्री एम्पायर और उसकी हजारों करोड़ की जायदाद के पेपर्स पर साइन करवा लेना। उसके बात सुनकर पारस की आंखों में लालच चमकने लगा। उसने क्रूरता से मुस्कुराकर कहा, और एक बार जब जायदाद मेरे नाम हो गई, तो फिर मैं उस बूढ़े को मार दूंगा। उसकी बात सुनकर निजाम भी हंसा। उसने हंसकर कहा, बिल्कुल, और सिर्फ बूढ़े को नहीं, जायदाद अपने नाम करने के बाद तू अपनी पूरी फौज लेकर उस विला नंबर 360 में जाएगा। वहां अर्जुन, उसके वो लाचार माँ बाप, वो गंवार ताऊजी और उन सबको उसे घर में जिंदा जला देना। मुंबई की सड़कों पर ऐसा खौफ पैदा करना कि दुनिया को पता चल जाए कि अब अग्निहोत्री खानदान का नया भगवान पारस आ गया है। उसकी यह बात सुनते ही आगे से पारस ने पिस्तौल लोड की और उसे चूम कर कहा, मैं मुंबई की सड़कों को लाल कर दूंगा अंकल। अर्जुन ने मेरा हक छीना था, आज मैं उससे उसके सांसें छीन लूंगा। उसी रात पारस ने हैदराबाद से 10 काले रंग की आर्म्ड एसयूवी और 100 खूंखार हथियारों से लैस मर्सनरीज के साथ मुंबई की तरफ अपना आखिरी और सबसे खौफनाक सफर शुरू किया। पारस जानता था कि मुंबई में एक राजा की तरह वह एंट्री करेगा, और उसे पता था कि अर्जुन तो अपने आंसुओं के समंदर में डूब चुका है और अब उसे रोकने वाला कोई नहीं। अगले दिन की शाम मुंबई में आसमान में काले बादल छा गए थे।
हवाएं तेज चल रही थी और बिजली कड़क रही थी। मौसम भी उस तबाही के संकेत दे रहा था जो आज होने वाली थी। तभी पारस का वो 10 गाड़ियों का खौफनाक काफिला मुंबई के बॉर्डर को पार करता हुआ सीधा अग्निहोत्री मेन मेंशन के भारी लोहे के गेट के सामने आकर रुका। मेंशन के बाहर खड़े गार्ड्स कुछ समझ पाते इससे पहले ही पारस के आदमियों ने अपनी गाड़ियों के शीशे नीचे किए और साइलेंसर से लगी मशीन गनों से अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। मेंशन के बाहर खड़े चारों गार्ड्स ने खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़े। तभी पारस ने अपनी गाड़ी से चीखते हुए ऑर्डर देकर कहा, गेट तोड़ दो। उसका यह ऑर्डर सुनते ही एक भारी एसयूवी ने पूरी रफ्तार से मेंशन के विशाल लोहे के गेट पर टक्कर मारी और धड़ाम गेट टूटकर नीचे गिर गया। पारस की गाड़ियां अंदर दाखिल हो गई। इसी के साथ मेंशन के अंदर भगदड़ मच गई। रणविजय अग्निहोत्री के पुराने और वफादार गार्ड्स ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन पारस के वो एक सौ मिनिस्ट्रीज बहुत ही खूंखार और एडवांस थे। उन्होंने महज 15 मिनट के अंदर मेंशन की पूरी सिक्योरिटी को तहस नहस कर दिया। पूरे मेंशन में खून और लाशें बिछ गई। इसके बाद पारस अपनी बंदूक हाथ में लिए एक घमंडी विजेता की तरह मेंशन के मेन हॉल में दाखिल हुआ। हॉल के बीचों बीच अपनी राजसी कुर्सी पर रणविजय अग्निहोत्री बैठे थे। उनके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। उनके हाथ में वही सेने की मुठ वाली छड़ी थी। उन्होंने अपने पोते को इस गद्दारी को बहुत ही शांत और गुस्से भरी नजरों से देखकर अपनी कड़क आवाज में कहा, तो आखिर तुम अपनी मौत मांगने यहाँ आ गया पारस? उनकी भारी और रोबदार आवाज हॉल में गूंज रही थी। वहीं उनकी यह बात सुनकर आगे से पारस ने एक जोरदार ठहाका लगाकर कहा, मौत मांगने नहीं बूढ़े, मौत देने आया हूं तुम्हें। यह कहकर पारस ने अपनी पिस्तौल की नली सीधे दादाजी के माथे पर तान दी। उसने नफरत से आगे कहा, तेरा वो चहेता वारिस, तेरा वो अर्जुन, वो तो शराब के नशे में उल्टी में सड़ रहा है। वो तो एक जिंदा लाश बन चुका है। अब तुझे कौन बचाएगा बूढ़े? ये कहकर वो दादाजी की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन आगे से दादाजी ने अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। उन्होंने गुस्से में कहा, अग्निहोत्री परिवार का खून कभी सड़ता नहीं है पारस। तूने उस शेर को सोता हुआ समझ लिया है, लेकिन जिस दिन वो आंखें खोलेगा तेरी ये सारी फौज कीड़े मकोड़ों की तरह मछली जाएगी। उनकी ये बात सुनकर पारस का खून खोल गया। उनको ऐसे दादाजी को अर्जुन पर अंधा विश्वास करते देख उसे गुस्सा आ रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, चुप कर बूढ़े। ये कहकर पारस ने एक भारी इलीगल फाइल निकालकर दादाजी के मुंह पर मारी। उसने क्रूरता से आगे कहा, ये देख, ये पूरे अग्निहोत्री एम्पायर, तेरे सारे बैंक अकाउंट्स और 10,000 करोड़ के मेंशंस के प्रॉपर्टी पेपर्स हैं। चुपचाप इन पर अपने पावर ऑफ अटर्नी के सिग्नेचर कर दे और मुझे इस एम्पायर का इकलौता मालिक अनाउंस कर दे, वरना मैं अभी इसी वक्त तेरा भेजा उड़ा दूंगा। पारस के इतना कहते ही उसके आदमियों ने दादाजी के चारों तरफ से घेर लिया। उसकी मशीन गनों के लेजर पॉइंट्स दादाजी के सीने पर लाल रंग के निशान बना रहे थे। तभी पारस ने चीख कर एक पेन दादाजी की तरफ फेंक कर कहा, साइन करो। आगे से दादाजी ने पेन को उठाया। उन्होंने पारस की आंखों में देखा और उनके चेहरे पर एक बहुत ही रहस्यमयी और अजीब मुस्कान आ गई। दादाजी ने बहुत ही ठंडे स्वर में कहा, तू सच में बहुत बड़ा बेवकूफ है पारस। तुझे लगता है कि ये सब जो हो रहा है, अर्जुन का शराब पीना, तेरा यहाँ पहुंचना, ये सब तेरी जीत है? उसके बात सुनकर पारस की भौहें तन गई। उसने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या बकवास कर रहा है बूढ़े? तभी आगे से दादाजी ने पेपर्स पर साइन करने के बजाय उस पेन को जमीन पर फेंक दिया और अपनी राशि कुर्सी की तरफ पीछे की तरफ टिक गई। उन्होंने अपनी कड़क आवाज में कहा, यह तेरी जीत नहीं है पारस, यह उस महाकाल का बिछाया हुआ वो चक्रव्यूह है जिसके बिल्कुल बीचों बीच तू आकर खड़ा हो गया, और अब इस चक्रव्यूह का दरवाजा बंद होने वाला है। इसी समय उधर मुंबई के दूसरे हिस्से में विला नंबर 360 के उस घुप अंधेरे में अर्जुन हमेशा की तरह फर्श पर बैठा था और उसके हाथ में शराब की एक खाली बोतल थी। तभी कमरे के बाहर से जगदीश जी की बहुत ही तेज और घबराई हुई आवाज आई। उन्होंने घबरा कर कहा, सर सर दरवाजा खोलिए, मेंशन पर हमला हो गया है। पारस ने दादाजी को बंदी बना लिया, वो लोग उन्हें मार देंगे सर। ये कहकर जगदीश जी दरवाजा पीट रहे थे। कमरे के अंदर बैठे अर्जुन ने आवाज सुनी। उसके हाथ में जो शराब की बोतल थी उस पर अर्जुन के फौलादी हाथों की पकड़ अचानक सख्त होने लगी। उसकी वो आंखें वो पिछले कुछ दिनों से सुन नशे में धुत और बेजान थी। उन आंखों में अचानक एक झटका लगा। वो नशा, वो कमजोरी और वो खालीपन एक माइक्रो सेकंड के अंदर उसकी आंखों में ऐसे गायब हो गया जो कभी वहां था ही नहीं। उन लाल आंखों में एक ऐसी बर्फीली, खूंखार और जानलेवा चमक लौट आई थी जिसे देखकर यमराज भी कांप गए।
क्रैक। अर्जुन ने अपने हाथ के दबाव से उस कांच की बोतल को चकनाचूर कर दिया। वो अर्जुन जिसे पारस और निजाम जिंदा लाश समझ रहे थे, वो अर्जुन जो शराब के नशे में डूबा हुआ था, वो अचानक अपनी जगह से बहुत ही फुर्ती, ताकत और एक हॉलीवुड के फैक्शन एक्शन हीरो की तरह खड़ा हो गया। उसके खड़े होने के अंदाज में कोई लड़खड़ाहट नहीं थी, कोई भी कमजोरी नहीं थी, और उसका शरीर अभी भी उसी फौलाद का बना हुआ था। अर्जुन ने अपनी उस बड़ी हुई दाढ़ी पर हाथ फेरा। अर्जुन ने एक बहुत ही गहरी, खुरदरी और खतरनाक आवाज में खुद से कहा, आ गया तू पारस। पिछले 33 दिनों से इस सड़े हुए कमरे में इस शराब की बदबू के बीच बैठकर मैं तेरा इंतजार कर रहा था। मुझे पता था कि जब तुझे लगेगा कि मैं टूट चुका हूं, तभी तू अपने बिल से बाहर आएगा। हाँ, ये वो खौफनाक सच, अर्जुन टूटा नहीं था, वो डिप्रेशन में नहीं था। मीरा की मौत वो अर्जुन की कमजोरी, बल्कि उसकी एक बिछाई हुई शतरंज का वो आखिरी चाल थी, जिसने निजाम पारस को ओवर कॉन्फिडेंट करके मुंबई खींच लेकर आ गई थी। अर्जुन ने अपने बिस्तर के नीचे हाथ डाला और वहां से अपना वो टैक्टिकल ब्लैक बैग बाहर निकाला। उसने बैग की जेब खोली। अंदर दो भारी ऑटोमेटेड पिस्तौल, कॉम्बैक्ट नाइफ और ढेर सारी मैगजीन चमक रही थी। अर्जुन ने अपनी पिस्तौल लोड की और एक ऐसी आवाज में कहा जो साक्षात मौत का ऐलान थी। उसने चिल्लाकर कहा, अब इंतजार खत्म, द किंग इज बैक एंड ही इज रेडी टू किल। ये कहकर अर्जुन कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। अर्जुन की दहाड़ उस गुप्त अंधेरे कमरे में दीवारों से टकराई। उसने अपनी दोनों ब्लैक ग्लॉक 90 पिस्तौलों में से फुल मैगजीन लोड की और उन्हें टैक्टिकल बेल्ट्स में खोस लिया। उसने अपने कॉम्बैक्ट नाइफ को अपनी बूट में सेट किया। बाहर जगदीश जी अभी भी बदहवास होकर दरवाजा पीट रहे थे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, सर सर दरवाजा खोलिए सर, मेंशन पर। तभी कमरे के दरवाजे का लॉक एक तेज क्लिक के साथ खुला। आवाज सुनते ही जगदीश जी पीछे हट गए। तभी नीचे हॉल में नीरज और शालिनी माँ भी भागकर सीढ़ियों पर आ गए और उन्हें लगा कि शायद अर्जुन का डर या घबराहट से बाहर आ गया है। लेकिन जैसे वो भारी लकड़ी का दरवाजा खुला, बाहर खड़े हर इंसान के सांसें गले में अटक गई। सामने जो इंसान खड़ा था वो कोई शराबी नहीं, कोई टूटा हुआ आशिक नहीं जो डिप्रेशन में सड़ रहा हो। अर्जुन के चेहरे पर वो दाढ़ी जरूर थी, लेकिन उसकी आंखों में जो ज्वालामुखी सुलग रहा था, उसकी छाती में जो फौलादी गुरूर तन खड़ा था, उसे देखकर जगदीश जी के पैरों तले की जमीन खिसक गई। ये कोई इंसान नहीं, साक्षात मौत का देवता लग रहा था। तभी शालिनी माँ ने कांप कर कहा, अर्जुन। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसी समय अर्जुन तेज कदमों से बाहर निकला। उसने अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखकर कहा, माँ, रोना बंद करो, आपका बेटा मरा नहीं है। ये सब उन सांपों को बिलों से बाहर निकालने के लिए एक नाटक किया था। अर्जुन की आवाज में एक ऐसी खुरदरी और खतरनाक गूंज थी जिसने पूरे विला के सन्नाटे को चीर दिया। वहीं इस बात को सुनकर नीरज और शालिनी माँ दोनों ने एक दूसरे को चौंक कर देखा और कहा, नाटक? वो दोनों हैरान रह गए थे। तब आगे से अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाकर कहा, मैं ये सब आपको बाद में बताऊंगा पापा। ये क्या करो, जगदीश जी की तरफ मुड़कर बोले, जगदीश जी, विला नंबर 360 को टोटल लॉकडाउन पर डाल दीजिए। कोई अंदर नहीं आएगा और कोई बाहर नहीं जाएगा। मेरे परिवार की सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आगे से जगदीश ने थोड़ा हैरान होकर कहा, यस यस बॉस। ये कहते हुए जगदीश जी का मुरझाया हुआ सीना अपने राजा के इस रूप को देखकर वापस अचानक गर्व से चौड़ा हो गया। इसके बाद अर्जुन ने सीढ़ियां उतरकर सीधा मेन दरवाजे की तरफ बढ़कर कहा, पारस ने मेरे दादाजी पर हाथ डालने की हिम्मत की। आज वो अग्निहोत्री मेंशन उस कुत्ते का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बनेगा। ये कहकर अर्जुन विलास से बाहर निकला। बाहर तेज बारिश हो शुरू चुकी। आसमान में भयानक बिजली कड़क रही थी। पोर्च में अर्जुन की फेवरेट और सबसे भारी आर्म्ड मर्सिडीज जी वैगन खड़ी थी। अर्जुन ने किसी ड्राइवर का इंतजार नहीं किया। खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा, V8 इंजन की एक खौफनाक दहाड़ मारी। टायरों ने गिली सड़क पर चीरते हुए निशान छोड़े और वो काली मशीन रात के उस तूफान को चीरते हुए मौत की स्पीड से अग्निहोत्री मेन मेंशन की तरफ उड़ चली। आज मुंबई की सड़कों पर कोई इंसान नहीं, एक तूफान सफर कर रहा था। इसी समय उधर अग्निहोत्री मेंशन के विशाल और शाही हॉल में मौत का खेल चल रहा था। पारस अग्निहोत्री अपने 100 से ज्यादा हथियारों से लैस इंटरनेशनल मशीनरीज के साथ उस 1000 करोड़ के मेंशंस पर कब्जा कर चुका था। बाहर के सारे वफादार गार्ड्स मारे जा चुके थे। हॉल के बीचों बीच अपनी पुश्तैनी राशि कुर्सी पर रणविजय अग्निहोत्री बैठे थे। उनके चेहरे पर खून की कुछ छींटे थी, लेकिन उनका राजपूती गुरूर अभी भी हिमालय की तरह अडिग था। पारस,
उनके बिल्कुल सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक ऑटोमेटेड पिस्तौल थी जिसकी नली दादाजी की कनपटी पर सटी हुई थी। पारस ने चीख कर दादाजी के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारकर कहा, साइन कर बूढ़े, बहुत हो गया तेरा घमंड। उसके इस मुक्के से दादाजी का सिर एक तरफ घूम गया। उनके होठ कट गए और वहां से खून रिसने लगा। लेकिन उन्होंने पलटकर पारस को एक ऐसी खौफनाक और शांत नजर से देखा कि पारस एक पल के लिए पीछे हट गया। दादाजी ने अपने मुंह का खून थूक कर कहा, अग्निहोत्री कभी गिद्दड़ों के सामने घुटने नहीं टेकता पारस। तुमने मुझे मारने के लिए निजाम जैसे भारी आतंकवादी का सहारा लिया। तुम मेरे खून पर एक कलंक है, कलंक। उसकी यह बात सुनकर पारस पागलों की तरह हंसने लगा था। उसने जोर से हंसकर कहा, कलंक, कलंक मैं नहीं, तेरा वो पोता अर्जुन है। कहाँ है तेरा वो बाहुबली, तेरा वो मुंबई का भगवान। वो तो अपनी उस गंवार बीवी के गम में शराब पी पी कर नाली में पड़ा है। वो तुझे बचाने आएगा बूढ़े। आज से इस अग्निहोत्री एम्पायर का इकलौता मालिक मैं हूं, मैं। ये कहकर पारस ने अपने मशीनी कमांडर की तरफ देखकर उसको ऑर्डर देकर कहा, कमांडर, अगर इस बूढ़े ने अगले 10 सेकंड में इन पेपर्स पर साइन नहीं किए तो इसके घुटनों पर गोली मार देना। इसे तड़पा तड़पा कर मैं मारूंगा। उसका ये ऑर्डर सुनते ही कमांडर ने अपनी असोल्ट राइफल दादाजी के पैरों की तरफ तान दी। तभी पारस ने उल्टी गिनती शुरू कर दी। 10, 9, 8। दादाजी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें मौत का कोई डर नहीं था। उन्हें बस इस बात का सुकून था कि उनका पोता अर्जुन इस चक्रव्यूह का असली मास्टरमाइंड है। तभी पारस ने चिल्लाकर कहा, 3, 2, 1, फायर। लेकिन इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाता, मैंशन के बाहर एक इतना भयानक और कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ कि पूरा महल भूकंप की तरह हिल गया। छत से लटकते हुए कई करोड़ की क्रिस्टल झूमर झंझना कर टूट गए और जमीन पर गिर पड़े। ये सब देखकर पारस ने घबरा कर कहा, ये क्या था। पारस घबरा कर अपनी जगह पर बैठ गया। उसके आदमियों ने तुरंत अपनी बंदूक मेन दरवाजे की तरफ तान दी। कमांडर ने अपने वॉकी टॉकी पर चीख कर कहा, पैरामीटर टीम, क्या हुआ बाहर, रिपोर्ट करो। लेकिन वॉकी टॉकी में सिर्फ गोलियों की तड़तड़ाहट, हड्डियां टूटने की खौफनाक आवाज और दर्दनाक चीखें आ रही थी। तभी ऊपर से एक कांपती हुई आवाज आई, बॉस, बॉस, वो कोई दानव है। वो गाड़ियों को उड़ा रहा है। ओह बॉस। और फिर वॉकी टॉकी का सिग्नल एक डेड टोन के साथ कट गया। वहीं उसकी यह बात सुनकर पारस के चेहरे पर खून जम गया। उसने कांप कर कहा, कौन है बाहर। तभी दादाजी ने अपनी आंखें खोली। उनके सूजे हुए होठों पर एक बहुत ही खौफनाक और विनिंग मुस्कान आ गई। उन्होंने मुस्कुरान कर कहा, मैंने कहा था ना पारस, जब ये शेर जागेगा तो तेरी पूरी फौज कीड़े मकोड़ों की तरह मसली जाएगी। हाँ, वो आ गया है। वहीं उधर मैंशन के बाहर का नजारा किसी हॉलीवुड की वॉर मूवी से कम नहीं था। मैंशन के बाहरी लोहे के गेट्स को अर्जुन जी वैगन की पूरी स्पीड से टक्कर मारकर उखाड़ फेंका। उसकी गाड़ी पारस की 2 एसयूवी गाड़ियों से टकराकर उन्हें चकनाचूर कर चुकी थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजली की कड़कड़ाहट के बीच अर्जुन अपनी गाड़ी से बाहर उतरा। उसने अपना लंबा कोट हवा में उड़ रहा था और उसकी बड़ी हुई दाढ़ी, खूनी आंखें उसे किसी आदिम काल के फाइटर जैसा दिखा रही थी। पारस के 20 से ज्यादा मिशनरीज जो बाहर लॉन में पहरा दे रहे थे, उन्होंने अर्जुन को देखते ही मशीन गनें तान दी। तभी एक गार्ड ने चिल्लाकर कहा, फायर एट विल। उसके ऑर्डर के साथ ही अर्जुन की तरफ गोलियों की बौछार हुई। लेकिन अर्जुन कोई खड़ा हुआ पुतला नहीं था। वो ब्लाइंड, कॉम्बैक्ट और एडवांस मार्शल आर्ट का मास्टर था। जैसे ही पहली गोली चली, अर्जुन ने बिजली की फुर्ती से हवा में डाइव मारी और एक मार्बल के पिलर के पीछे छुप गया। उसने अपनी दोनों ग्लोक पिस्तौल निकाल ली और बिना पिलर के पीछे से पूरी तरह से बाहर आई। अर्जुन ने अपने हाथों को क्रॉस किया और जॉन विक के स्टाइल में बिल्कुल स्टिक और परफेक्ट निशाने लगाने शुरू कर दिए। पॉम पॉम उसकी हर एक गोली एक के माथे या सीने के बीचों बीच जाकर लगती। इनमें से 4 गार्ड्स एक सेकंड के अंदर खून थूक कर जमीन पर गिर पड़े। तभी बाकी गार्ड चिल्लाकर पिलर की तरफ दौड़े। उनके लीडर ने चिल्लाकर कहा, उसे घेर लो, वो अकेला है। लेकिन तभी अर्जुन सिर्फ गोलियों पर निर्भर नहीं था। जैसे ही 2 गार्ड्स पिलर के करीब आए, अर्जुन ने अपनी खाली हो चुकी पिस्तौल की मैगजीन हवा में उछाली।
जब गार्ड्स का ध्यान उस मैगजीन की तरफ गया, अर्जुन ने पिलर के पीछे से निकालकर एक जबरदस्त फ्लाइंग नी स्ट्राइक पहले गार्ड के चेहरे पर दे मारी। क्रैक गार्ड की नाक और जबड़ा अंदर की तरफ धंस गए और वो हवा में उछलकर दूर जा गिरा। तभी दूसरे गार्ड ने अपनी राइफल उठानी चाहिए, लेकिन अर्जुन का हाथ किसी नाक की तरह आगे बढ़ा। अर्जुन ने गार्ड की राइफल की नली को पकड़ा और उसे उसी के गले में फंसाकर एक भयानक झटके से उसकी गर्दन तोड़ दी। अर्जुन ने उस मरे हुए गार्ड की असोल्ट राइफल हवा में ही कैच की और पकड़कर पीछे आ रहे 5 गार्ड्स पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। उन गोलियों के साथ बारिश के पानी में उन गुंडों का ताजा और गर्म खून मिल रहा था। अर्जुन किसी मशीन की तरह आगे बढ़ रहा था, जो रुक नहीं रहा था। जो भी उसके रास्ते में आ रहा था, वो उसे काटता जा रहा था। किसी के सीने में वो अपनी कॉम्बैक्ट नाइफ घोंप रहा था, तो किसी के टांगे अपने भारी बूटों से तोड़ रहा था। महज 10 मिनट के अंदर मैंसन के विशाल लॉन में 40 से ज्यादा इंटरनेशनल मशीनरीज की लाशें बिछ चुकी थी। अर्जुन के चेहरे पर खून के छींटे थे, लेकिन उसकी सांसें बिल्कुल नॉर्मल थी। वो मैंसन के उन भारी लकड़ी के मेन दरवाजों की तरफ बढ़ा। इसी बीच हॉल के अंदर पारस का पूरा शरीर खौफ से कांप रहा था। बाहर की गोलियों की आवाजें अब शांत हो चुकी थी। इसका मतलब था कि बाहर के सारे लोग मारे जा चुके हैं। ये सोचकर पारस ने घबराहट के मारे अपने बचे हुए 50 गार्ड्स को ऑर्डर देकर कहा, सब लोग दरवाजे पर पोजीशन ले लो, जो भी अंदर आए उसे गोलियों से छलनी कर देना। उसका यह ऑर्डर सुनते ही 50 हथियारबंद गार्ड्स मेंशन के उस 20 फुट ऊंचे भारी ओक की लकड़ी के बने मेन दरवाजे की तरफ निशाना तान लिया। अब हर कोई सांसें रोक कर खड़ा था। तभी अचानक दरवाजे के बाहर से किसी के भारी कदमों की आवाज आने लगी। वो कदम दरवाजे के बिल्कुल पास आकर रुक गए। सन्नाटा इतना गहरा था कि पारस को अपने ही दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। और फिर धड़ाम, मेंशन के वो विशाल और भारी दरवाजे किसी बम के धमाके की तरह टूटकर अंदर की तरफ गिरे। इसी के साथ लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े और धूल में हवा उड़ने लगी। धूल और बारिश के उस धुएं के बीच एक विशाल और खौफनाक परछाई खड़ी थी। तभी आसमान से एक जोरदार बिजली कड़की। उस नीली और सफेद रोशनी में पारस और उसके आदमियों ने उसे देखा। वो अर्जुन अग्निहोत्री था। उसके दोनों हाथों में मशीन गने थी और उसके कपड़े बारिश और खून से भीगे हुए थे। उसकी दाढ़ी और उसके चेहरे पर वो खूंखार भाव उसे साक्षात यमराज बना रहा था। तभी पारस ने डर के मारे चीख कर ऑर्डर देकर कहा, फायर। उसका यह ऑर्डर सुनते ही 50 गार्ड्स ने एक साथ अर्जुन की तरफ गोलियां चलानी शुरू कर दी। लेकिन अर्जुन वहां खड़ा होने के लिए नहीं आया था। जैसे ही गोलियों की बौछार शुरू हुई, अर्जुन ने दरवाजे के पास रखे एक मार्बल के स्टेचू को लात मारकर गार्ड्स की तरफ धक्का दिया। खुद एक कॉम्पैक्ट रोल कर कर हॉल के अंदर एक भारी सोफों के पीछे छुप गया। गोलियां सोफों के दीवार को चीर रही थी, लेकिन अर्जुन सुरक्षित था। तभी मशीनरी कमांडर ने अपनी टीम को आगे बढ़ने का इशारा किया और अपने आदमियों से कहा, वो छुप गया है, उसे घेर कर मारो। उसका यह ऑर्डर सुनते ही गार्ड्स सोफे की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें लगा कि अर्जुन गिर चुका है, लेकिन अर्जुन ने अपनी जैकेट से 2 स्मोक ग्रेनेड्स निकाले और उन्हें हॉल के बीचों बीच फेंक दिया। पूरा का पूरा हॉल कुछ सेकंड में गाढ़े सफेद दमघोटू धुएं से भर गया। ये देखते ही कमांडर ने चिल्लाकर अपने आदमियों से कहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अपनी पोजीशन होल्ड करो। तभी धुएं के अंदर अर्जुन की ब्लाइंड कॉम्बैट ट्रेनिंग फिर से काम आई। उसे अपनी आंखें बंद करके भी दुश्मनों की आहट और सांसों की आवाज उनकी लोकेशन से पता चल रही थी। इसी के साथ धुएं में से एक खौफनाक चीख उठी। एक गार्ड को किसी ने धुएं में खींच लिया और उसकी छाती में खंजर उतार दिया। फिर दूसरी चीख और फिर तीसरी। बाकी गार्ड्स पागलों की तरह धुंध में इधर उधर गोलियां चला रहे थे, जिससे वो अपने ही आदमियों को घायल कर रहे थे। वहीं अर्जुन धुएं के बीच एक प्रेत की तरह घूम रहा था। तभी एक गार्ड ने अर्जुन को देख लिया और उसने बंदूक तानी, लेकिन अर्जुन ने नीचे स्लाइड करके गार्ड को घुटनों को पूरी तरह से किक मार दी। किक लगते ही गार्ड का घुटना उल्टी दिशा में मुड़ गया। तभी अर्जुन ने गिरते हुए गार्ड के हाथ से उसकी शॉटगन छीनी और उसे हवा में उछालकर एक ही साथ लोड करके 2 और गार्ड्स के सीने में गोलियां उतार दी। हॉल का फर्श अब खून से लथपथ हो चुका था। वहां का धुआं धीरे धीरे छंटने लगा। पारस, जो अब दादाजी के पीछे छुपा हुआ था, वो यह नजारा देखकर पूरी तरह से टूट चुका था। उसके 100 खूंखार आदमी एक अकेले 22 साल के लड़के के हाथों कुत्तों की मौत मारे जा चुके थे। अब हॉल में अर्जुन के अलावा सिर्फ पारस, उसकी कमांडर बचा था। वो कमांडर एक 6 फुट का 5 इंच लंबा
पहाड़ जैसा रशियन फाइटर था। उसने अपनी बंदूक फेंकी और अपनी बेल्ट से एक बड़ा सा मुआचेते मतलब मांस का एक बड़ा छुरा काटने वाला उसने चिल्लाकर कहा, भाई विल किल यू बॉय। कमांडर ऐसे दहाड़ कर अर्जुन की तरफ बढ़ा। अर्जुन ने अपनी बंदूक जमीन पर फेंकते और निहत्था लड़ने के लिए तैयार हो गया। तभी कमांडर ने अपने छुरे से अर्जुन की गर्दन पर एक जबरदस्त वार किया। आगे से अर्जुन ने मुआय थाई का इस्तेमाल करके उस वार को अपने बाएं बाएं बाह के गार्ड से रोका और उसी झटके में अपनी दाहिनी कोहनी पूरी तरह से कमांडर की पसली पर दे मारी। कमांडर इसी के साथ पसलियां भी उसकी टूट गई और वो दर्द सहने का आदी था। उसने अर्जुन को पकड़कर हवा में उठाया और उसे एक भारी कांच की मेज पर पटक दिया। क्रैक। इसी के साथ मेज चकनाचूर हो गई। तभी दादाजी ने चिंता से पुकार कर कहा, अर्जुन। तभी कमांडर ने अपना छुरा अर्जुन की छाती में घोंपने के लिए नीचे किया, लेकिन अर्जुन जो कांच के टुकड़ों पर गिरा था, उसे जमीन से कांच का एक बड़ा और नुकीला टुकड़ा उठाया और पूरी ताकत से उस रशियन कमांडर की आंख और दिमाग में बीच में घोंप दिया। कमांडर की चीख उसके गले में अटक गई। उसका विशाल शरीर एक झटके में अकड़ा और वो अर्जुन के ऊपर ही ढेर हो गया। अर्जुन ने इस भारी लाश को धक्का देकर अपने ऊपर से हटाया और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके चेहरे से खून टपक रहा था। उसकी आंखें पारस पर टिक गई थी। पूरा मैंसन अब एक शमशान बन चुका था। पारस अब पूरी तरह से अकेला था। उसका सारा घमंड, उसकी सारी सेना मिट चुकी थी। उसे हाथ कांप रहे थे। तभी उसने अपनी पिस्तौल की तरफ ताना मारकर उसे धमका कर कहा, यही रुक जा अर्जुन। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। पारस हकलाकर चिल्ला रहा था। उसकी पैंट गीली हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन अपनी जगह से हिला नहीं। वो बिल्कुल खामोश, धीमी और भारी चाल से पारस की तरफ बढ़ता रहा। तभी पारस ने रोने की आवाज में चीख कर कहा, तू तू तो डिप्रेशन में था। तू तो एक जिंदा लाश बन चुका था। तेरी बीवी मर चुकी है। तूने 33 दिन के अंदर लगातार शराब पी। तेरे अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई? उसकी बात सुनते ही अर्जुन के होठों पर एक भयानक, दर्दनाक और शैतानी मुस्कान आ गई। अर्जुन की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। उसने चिल्लाकर कहा, शतरंज के खेल में पारस, अगर किंग को अपने दुश्मनों को एक जगह इकट्ठा करना हो तो उसे अपने वजीर को मरने का नाटक करना ही पड़ेगा। उसकी ये बात सुनते ही पारस और दादाजी दोनों के होश उड़ गए। पारस ने कंफ्यूजन में कहा, क्या क्या बकवास कर रहा है तू? वहीं अर्जुन अब महज 10 कदम की दूरी पर था। अर्जुन ने अपनी खूनी आंखों से पारस को घूर कर कहा, तुझे क्या लगा था पारस कि वो तेरा बैंकॉक का स्नाइपर, जो मेरी शैडो आर्मी की नजरों से बचकर मेरी बालकनी तक पहुंच गया, वो मेरी मीरा को मारेगा और मैं अपनी मीरा को मरने दूंगा? अर्जुन ने अब वो आखिरी राज खोला जिसने पारस के दिमाग की नसें फाड़ दी। अर्जुन ने गहरी सांस लेकर कहा, जिस दिन मुझे पता चला कि तूने और निजाम ने डार्क वेब पर मेरी मीरा के 10 बिलियन की सुपारी दी, उसी दिन मैंने ये चक्रव्यूह रच दिया था। वो जो स्नाइपर पानी के टंके पर बैठा था, वो तेरा भेजा हुआ बैंकॉक माफिया का आदमी था ही नहीं। मेरे कमांडोज ने उस स्नाइपर को गोली चलाने से महज 5 मिनट पहले ही मारकर पानी के टंके में फेंक दिया था। उसकी ये बातें सुनकर पारस की आंखें फटने को तैयार थी। उसने हैरानी से चिल्ला कर कहा, क्या? तो फिर वो गोली किसने चलाई? वो खून किसका था? मैंने खुद अपनी आंखों से वो तस्वीर देखी है। तभी आगे से अर्जुन ने एक शैतानी हंसी हंसकर कहा, वो गोली वो गोली मेरी शैडो आर्मी के चीफ स्नाइपर ने चलाई थी। और वो गोली असली नहीं थी, बल्कि एक ब्लड स्किब बुलेट, मतलब बॉलीवुड फिल्मों में इस्तेमाल करने वाली नकली खून की गोली थी। ये किसी परमाणु बम की तरह पारस के दिमाग पर गिर गया। तभी अर्जुन ने आगे बताकर कहा, मैंने मीरा को पहले ये प्लान बता दिया था। जैसे वो नकली गोली मीरा के माथे पर लगी, खून का वो कैप्सूल फट गया और मीरा ने मरने की नाटक कर लिया। वो जो 13 दिन का मातम था, वो जो अंतिम संस्कार था, वो जो मकबरा मैंने बनवाया, वो सब कुछ 100% फेक था। उस मकबरे के अंदर मीरा नहीं, बल्कि लकड़ियों का राख दफन है। उसकी बात सुनकर पारस अब सिर पकड़कर पीछे हटने लगा। उसने घबरा कर कहा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा मास्टरमाइंड प्लान कोई इंसान नहीं बना सकता। उसकी ये बात सुनकर आगे से अर्जुन ने जोर से हंसकर कहा, मैं इंसान हूं ही कहां पारस। मैं तो वो महाकाल हूं जो तुम्हारे जैसे सांपों को कुचलने के लिए ही पैदा हुआ है।
मुझे पता था कि जब तक निजाम और तू ये नहीं मान लेते कि मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुका हूं, तुम लोग अपने बिल से बाहर नहीं आओगे। मैं 33 दिन तक उस कमरे में शराब पीने का सिर्फ नाटक कर रहा था। मेरी मीरा इस वक्त मुंबई के सबसे सिक्योर सीक्रेट बंकर में मेरी आंखों के सामने जिंदा और पूरी तरह महफूज है। उसकी यह बात सुनते ही दादाजी की आंखों में खुशी, गर्व के आंसू बह निकले। उनका पोता सच में एक चाणक्य और एक फाइटर का सबसे खौफनाक रूप था। वहीं पारस अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसका दिमाग इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तभी पारस ने पागलों की तरह चीख कर अपने पिस्तौल का ट्रिगर दबाकर कहा, मैं मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा कुत्ते। क्लिक। लेकिन कोई गोली नहीं चली। पारस ने दोबारा ट्रिगर दबाया। क्लिक क्लिक। लेकिन उसकी बंदूक जाम हो चुकी थी, या शायद पारस के हाथ इतने कांप रहे थे कि उसने सेफ्टी कैच ही नहीं हटाया। अब क्या करेगा पारस? कौन सी सजा देगा अर्जुन इसे? क्या अर्जुन निजाम को भी बाहर निकाल कर उसे मार डालेगा? क्या होगा आगे की कहानी में जानेंगे कल के एपिसोड में। दोस्तों, शायद कल ये कहानी पूरी हो जाए तो हम आपको नई कहानी सुनाने जा रहे हैं, काला जादू, जो हमारी हॉरर की कहानी है। और इसके साथ ही एक और नई कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ।